इस बिहार का अभिश्राप के रूप में अगर बिहार का जो कहा जाता है जॉनी लीवर, वो लालू यादव जी रहे हैं। शर्मसार कर देने वाला कि जो आदमी पहला देश का है जो चुनाव नहीं लड़ सकता है, अगर देश का पहला कोई नेता है तो वो लालू यादव, जिसके घोटाला नरसंहार एक से हुआ। वो तो बिहार के नाम पर धब्बा रहने वाला आदमी को अगर महिमा मंडित किया जाए, और जिस सुशासन और जिस पूरे नीतीश कुमार को पूरा देश नहीं क्लाइमेट लीडर विश्व मानता है, उसको ये कहिए। और हमको नहीं लगता है कि राजद के लोग को शर्म भी नहीं आता है कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब का नाम ले रहे हैं। जिस मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने जो दिल्ली में वही जिनका मृत्यु होता है, और वही लालू यादव तेजस्वी यादव होते जाते तक नहीं है मैयत में, और ये सब, और इसके बाद उनके खिलाफ चुनाव लड़वाया जाता है। यही पर लड़ा गया सिवान में इस बार। क्या उस समय शहाबुद्दीन जी का नहीं याद आया? आज आपका आप हमारे पार्टी के नहीं थे, हमारे पार्टी के नहीं थे, आप उनके वारिस बन रहे हैं, आप उनका बात कर रहे हैं। आप लोग को शर्म नहीं आता है कि इस तरह से बात करने पड़ते? आप बात बोल रहे हैं, अरे हम नहीं है, हम कुछ नहीं है, लेकिन आपको तो शर्म ना आना चाहिए, क्योंकि आप वोटर उनको बोलते हैं कि हम लोग शहाबुद्दीन के आदमी है। अरे शहाबुद्दीन के नाम पर जो जिस तरह से राजद को लिए वो अपना जान दे दिया आदमी, उस शहाबुद्दीन के लिए ये लोग मैयत में नहीं जा रहे हैं, उसके खिलाफ वाइफ के चुनाव लड़ा रहे हैं। और पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज 23 नवंबर की तारीख है और 23 नवंबर की सुबह हम बिहार की राजनीति पर बात करने बैठे हैं। तो जाहिर तौर पर इसलिए बात करने बैठे हैं कि यह 23 नवंबर की तारीख बिहार की सियासत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, और वैसे ये तारीख देश की सियासत के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। एक तरफ अब से थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे, जो जाहिर तौर पर देश के दूसरे हिस्सों की सियासत को भी प्रभावित करेंगे, बिहार की राजनीति को भी प्रभावित करेंगे। लेकिन नजरें टिकी हुई है देश की भी, और बिहार की तो टिकी हुई ही है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उस पर उसके नतीजों का इंतजार। बेलागंज का क्या होगा, रामगढ़, तड़ारी और इमामगंज का क्या होगा, और सवाल कि जिस नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है प्रशांत किशोर की, उनका भविष्य संकट में है या वो कोई कमाल दिखा पाए हैं उपचुनाव में। अब से थोड़ी देर बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, शुरुआती रुझान सामने आने लगेंगे और उसको लेकर भी अपडेट हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं और हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान हैं। एक तरफ जेडीयू नेता राजेश तिवारी साहब हैं और दूसरी तरफ आरजेडी नेता सहान परवेज साहब हैं। सवाल सबसे पहले आरजेडी के सहान परवेज से, और बिहार उपचुनाव पर जाहिर है बातचीत हम लोग करेंगे। तो जो सबसे बड़ा संकट, जिस संकट के बारे में बातचीत कही जा रही है कि बेलागंज से है सहान साहब आरजेडी के लिए, कोशिश बहुत की, लालू यादव ने भी अपनी ताकत लगाई, बिहार की 4 में से किसी एक सीट पर अगर वो प्रचार करने गए तो वो बेलागंज गए। लेकिन जेडीयू इस भरोसे बैठी है कि भाई इस बार तो तिलिस्म तोड़ ही देंगे। 35 सालों का जो तिलिस्म है, जो अवैध किला बना हुआ है बेलागंज, इस बार जेडीयू तोड़ रही है। मनोरमा देवी उस किले को भेद रही हैं। ऐसा हुआ है क्या, और आपको लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई या अभी भी नतीजों का इंतजार करेंगे? देखिए अभिषेक जी, मैं आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को भी बता देना चाहता हूँ और याद दिला देना चाहता हूँ आपको भी कि ये जो 4 उपचुनाव हो रहे हैं इसमें 3 सीट महागठबंधन के पास पहले से है, जिसमें 2 सीट जो है वो ऑलरेडी राष्ट्रीय जनता दल की सीट है और एक तरारी की सीट जो है हमारे लेफ्ट सहयोगी की सीट है। एक सीट केवल एनडीए जो हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का है, इमामगंज को लेकर 35 साल से चुनाव हो रहा है और 35 साल से लोग यही कह रहे हैं कि ये समीकरण टूट जाएगा, वो समीकरण टूट जाएगा, और उस समीकरण को सेट करने की बात हो रही है, वो नैरेटिव सेट करने की बात हो रही है। आज जो प्रत्याशी बेलागंज की आप खास तौर से बात कर रहे हैं, जो प्रत्याशी बेलागंज में आज चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ चुके हैं और ये समीकरण की बात पहले भी हो चुकी है।
35 साल में किला नहीं टूटा तो ये लोग हर बार इस प्रकार का बात करते हैं कि ये हो जाए। एक दिन किला एक ना एक दिन तो भेदा ही जाता है। आप ही की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जिसको कहा जाता था, किला कहा जाता था, औरंगाबाद सीट, उसको भेदा कि नहीं बेटा औरंगाबाद सीट आरजेडी जीती या नहीं जीती। 15 साल तक अवैध किला बना रहा बिहार आरजेडी के लिए। 15 सालों तक लालू यादव ने शासन किया, आरजेडी ने शासन किया। वो तिलिस्म टूटा कि नहीं टूटा, नीतीश कुमार ने सरकार बनाई या नहीं बनाई, तो एक ना एक दिन तिलिस्म तो टूटा ही है। एक नैरेटिव ठीक है मगर यहाँ क्या आप नैरेटिव चलाना चाह रहे हैं? यहाँ आप कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की लोकप्रियता पे सवाल खड़ा हो गया। यहाँ आप एक तरफ हम नहीं चलाना चाह रहे, अपनी तरफ से जो जेडीयू दावा कर रही है उसका सेट कर रही है, विपक्ष के लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, कुछ मीडिया के पत्रकार नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप बताइए कि बेलागंज का उपचुनाव क्यों हुआ? बेलागंज का उपचुनाव इसलिए आज है क्योंकि वहां के विधायक, माननीय विधायक सुरेंद्र यादव जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता है, वो जीत के लोकसभा चले गए। तो 35 साल में अगर जनता उनसे नाराज है या उनके कार्यकाल से नाराज है या उनके व्यवहार से नाराज है तो फिर वो लोकसभा उनको जाना ही नहीं चाहिए था, तो लोकसभा में हार जाते। जहां पे आप कह रहे थे कि प्रचंड मोदी की लहर है और मोदी की वेव है, उस मोदी के वेव में और मोदी के लहर में बेलागंज से के विधायक जीत के सांसद बन जाते हैं। तो सांसद बने इसका मतलब स्पष्ट है ना अभिषेक जी कि वहां पर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल और सुरेंद्र यादव जी का माहौल है। और आज जब उनका बेटा लड़ रहा है उपचुनाव में तो करेंगे माहौल खराब हो गया। क्या फालतू की बात। ठीक है, राजेश तिवारी साहब, आरजेडी दावा कर रही है, कहां कैसे आप जीत रहे हैं? न कोई एंटी इनकम्बेंसी है, कोई नाराजगी होती सुरेंद्र यादव को लेकर तो सुरेंद्र यादव सांसद ही नहीं बनते, कोई नाराजगी नहीं है, एमवाई समीकरण इंटैक्ट है, अगर इंटैक्ट नहीं होता तो सुरेंद्र यादव नहीं जीतते। कहां से आपका ये दावा है कि भाई जेडीयू जीत रही है? तब तो ये फॉर्मूला इमामगंज में भी हुआ, इमामगंज में भी, और इमामगंज जो हुआ वो गया लोकसभा में हुआ, लेकिन बेलागंज जो है वो गया लोकसभा में नहीं है, वो जहानाबाद में है। गया लोकसभा क्षेत्र में बेलागंज है। हाँ, गया लोकसभा क्षेत्र में वही हम बात कर रहे हैं। तो सुरेंद्र यादव तो गया से तो बने नहीं है, वो तो बने हैं जहानाबाद से। तब तो ये फॉर्मूला कहाँ सेट हो रहा है कि वहाँ के बेलागंज के वोटर जो उनको जहानाबाद के लिए जिताया है? नहीं जिताया है। देखिए हकीकत यह है कि बेलागंज के लोग को ऑप्शन नहीं मिल रहा था, बेलागंज के लोग त्रस्त हो चुका था, और इस बार एक कद्दावर नेत्री उतरी हैं जिनके वहाँ के जन का जो है, और जो ये परिवारवाद का, जिनके घर पर एनआईए की रेड हुई, एनआईए की रेड है, और वो क्या हुआ था ये नहीं दिखाइएगा, ये नहीं बोलिएगा कि कौन पकड़ाया और क्या हकीकत हुआ। और हकीकत यही था कि जो स्थिति है वहां परिवारवाद से लोग उब चुका है, बाप के बाद बेटा को लड़ाया जा रहा है, वहां से उब चुका है, फिर उसके बाद आगे। तो इसलिए वहां का जो जनता का जो सेवक है मनोरमा देवी, उनको जनता जिता रही है। और हकीकत है जिस तरह से विधायक फंड का वहां दुरुपयोग हुआ था, कोई विधायक मत से काम नहीं होता था, सिर्फ बालू और ये सब का काम के माफियागिरी को, बाप के बाद बेटा को, बाप के बाद बेटा को लड़ाया जा रहा है, ये दिखा जेडीयू को। ससुर के बाद बहू को लड़ाया जा रहा है, ये नहीं दिखा इमामगंज में। उसके पहले वहां पर देख लीजिए क्या है, वहां का क्या है स्थिति। आरजेडी का परिवारवाद है तो एनडीए का परिवारवाद आरजेडी, चूंकि वहां पर उस तरह से किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां के बेलागंज की जनता ने इस बार सोच समझ के वोट दिए, और कुछ देर के बाद आपको खुद रुझान पता चल जाएगा कि आप देख लीजिएगा चारों सीट किस तरह से एनडीए जो है जीत रही है। और जिस तरह का जो महागठबंधन का है, महागठबंधन इस चुनाव में धराशायी होगी। और आप देख लीजिए कि इतना होने के बाद तेजस्वी यादव जी जन्मदिन का केक काट रहे हैं कहाँ, तो बेलागंज ही है। तो लालू जी जो है आ रहे हैं कहाँ, तो अपना प्रदेश अध्यक्ष का लड़का लड़ रहा है रामगढ़ में, वहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन बेलागंज में आ रहे हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी को हराना है, अल्पसंख्यक को वहां लड़ रहा है, उसको हराने के लिए वो इसलिए आ रहे हैं। और आ करके जो जिस तरह से किए हैं, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं बेलागंज की महान जनता को कि उन्होंने सही निर्णय लिया है, और कुछ देर के बाद उसका जो है रुझान आ जाएगा। तो अभी 3-4 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी भी आपका दावा यही है कि आपके पक्ष में रिजल्ट जा रहा है 100%, कहीं कोई बट नहीं है, कहीं कोई बट नहीं है। अब शेख जी कुछ देर के बाद आप देख लीजिएगा कि क्या सच्चाई सामने आ रहा है। देखिए, जैसा हमने बताया कि बेलागंज का जो परिणाम है, या बिहार की 4 विधानसभा उपचुनाव का जो परिणाम है, वो बिहार की राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। इसका असर पार्टियों के अंदर भी होगा, इसका असर
गठबंधन के अंदर भी होगा और जाहिर तौर पर हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे और बाकी जो अपडेट आएगा जैसे ही वोटों की गिनती शुरू होगी तो रुझान आने भी शुरू होंगे। तो रुझानों का इंतजार सबको है, हमको भी है। हमको इसलिए है कि हम आप तक जानकारी पहुंचा सके और आपको इसलिए है कि आप भी ये समझना चाहते हैं कि भाई इस उपचुनाव में क्या हो रहा है। परवेज साहब, एक चर्चा जो बहुत है राजनीतिक गलियारों में, मैं जेडीयू की बात नहीं कर रहा हूं, जेडीयू तो ठीक है, दावा कर रही है, दावा करेगी, और क्यों दावा नहीं करेगी? क्या जेडीयू ये कहेगी कि हम हार रहे हैं? नहीं, कोई पार्टी नहीं करती, आप भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा बहुत है कि अगर बेलागंज, दूसरी सीटों पर भी हम आएंगे, लेकिन बेलागंज में अगर प्रशांत किशोर ने 15,000 से ऊपर वोट ले आए, अगर वो 15,000 से ज़्यादा उनका स्कोर रहा और मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी खासी रही इस स्कोर कार्ड में, स्कोर बोर्ड में, तो फिर नुकसान हो जाएगा आपको। एमओआई छिटका तो सवाल सिर्फ इस उपचुनाव का नहीं होगा, सवाल विधानसभा चुनाव के लिए भी बड़ा संकट होगा। आधार वोट बैंक खिसकने का डर है बेलागंज में, ये चुनौती है, सिर्फ एक सीट हार जीत की चुनौती नहीं है। देखिए अभिषेक जी, पहले चारों सीट पे समझना पड़ेगा तर्क की बात। बोलने के लिए कुछ भी बोलेंगे, बेतुकी बातें करेंगे, ये वो ढोल पीटना, और वो हर आदमी ये बात जानता है और ये कि वो चुनाव जीत रहा है इसलिए वो चुनाव लड़ने गया है। कुछ लोग होते हैं कि वो प्रॉक्सी बन के काम कर रहे हैं। आपने कहा बेलागंज में प्रशांत किशोर के आने से मुस्लिम टूट गया और मैंने कहा टूट गया, मैं कह रहा हूँ चर्चा राजनीतिक गलियारों में नैरेटिव सेट किया करने की तो प्रयास किया ही गया है ना। मैं आपको बता देता हूं कि मुसलमान इस देश में और बिहार का मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है कि आप नैरेटिव सेट करेंगे, भाजपा और आरएसएस के लोग नैरेटिव सेट करेंगे और एक प्रॉक्सी खड़ा करेंगे, ठीक है, और प्रॉक्सी के झांसे में आ जाएगा, ये कभी संभव नहीं है। एक सो कॉल्ड मुसलमानों की पार्टी भी बिहार में आई और कई सीटों पे चुनाव लड़ी, ठीक है, तो जब उनके साथ मुसलमानों ने सीधे सीधे नाकार दिया, लोकसभा चुनाव में भी देखा ना आपने रिसेंट का परिणाम क्या हुआ, हाँ? तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनको, जब उनके साथ मुसलमान नहीं गया तो ये प्रशांत किशोर पांडे के साथ मुसलमान जा रहा होगा बेलागंज का। और जेडीयू के साथी को बहुत हमदर्दी है कि अल्पसंख्यक के विरोध में आप चुनाव लड़े, तो आप किसके विरोध में चुनाव लड़ रहे थे? अगर कोई कैंडिडेट अल्पसंख्यक कैंडिडेट था तो हम उसके विरोध में चुनाव लड़ रहे थे, तो आप किसके विरोध में चुनाव लड़ रहे थे? आप ये झूठी हमदर्दी किसको दिखाना चाहते हैं? तर्क की बात यह है कि कोई भी नैरेटिव ऐसा नहीं काम करेगा कि जिसमें लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये टूट गया, वो टूट गया, यादव 10% टूट गया, मुस्लिम 10% टूट गया, माई समीकरण खत्म हो गया। मैं ये कह रहा हूं अभिषेक जी कि भारत में या बिहार में कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी बता दीजिए, क्योंकि लगभग पार्टियों को तो अपना अपना एक जातीय समीकरण का वोट माना जाता है ना। कोई भी ऐसी पार्टी बता दीजिए, क्या नीतीश कुमार जी जिस जात से आते हैं वो गारंटी लेंगे कि 100% पोलिंग होती है उनकी? भारतीय जनता पार्टी जिस जात और जिस जमात की राजनीति कर रही है वो गारंटी लेगा कि उसके बाद उनका 100% वोट चला जाता होगा वहां? मांझी जी जिस समाज से आते हैं क्या गारंटी लेता है कि 100% वोट की पोलिंग होती होगी? चिराग जी जिस पार्टी से, जिस समाज से आते हैं, क्या गारंटी लेंगे कि वो पासवान 100% वोट उनको करेगा? तो जब दूसरे जगह वोट का बिखराव होता है 5%, 10%, तब कभी कोई मीडिया चर्चा नहीं करेगा। मगर जैसे ही 2-4% वोट इधर उधर मुसलमानों का भी होगा, यादवों का भी होता है, दूसरे समाज का भी होता है, कई दूसरी पार्टियों में वोट जाता है, तो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी कि राष्ट्रीय जनता दल से लोग छिटक रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल से लोग छिटक नहीं रहे, राष्ट्रीय जनता दल में लोग जुट रहे हैं। अब 2024 का लोकसभा परिणाम उठाकर देख लीजिए कि कई ऐसी जातियां जो राष्ट्रीय जनता दल से कुछ समय के लिए थोड़ी अलग हो चुकी थी, एक गोलबंदी के तहत उनको साइड लाइन किया गया था, मगर बाद में बहुत सारी पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल के साथ आई। आपने बोला एक उदाहरण दिया, औरंगाबाद का किला ढा दिया गया। हमारे औरंगाबाद में अभय कुशवाहा जी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और जीत हासिल किया, उसको चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाता उस समय। उस समीकरण को आप क्या कहेंगे? तो हम तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में वोट आ रहा है, राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल का वोट शेयर बढ़ता जा रहा है। बिहार में अगर आप वोट शेयर की बात करेंगे तो वोट शेयर राष्ट्रीय जनता दल में सभी पार्टियों का वोट शेयर है, उसमें फॉरवर्डों का वोट शेयर है, उसमें बैकवर्डों का वोट शेयर है, उसमें अल्पसंख्यकों का वोट शेयर है, उसमें एससी और एसटी समाज का भी वोट शेयर है। हम सभी समाज का वोट ले रहे हैं। हाँ, कहीं कोई समाज थोड़ा 2-4% इधर है, 2-4% उधर है, मगर सिर्फ हमसे सवाल क्यों पूछते हैं आप
कि यादवों का वोट छटक गया, मुसलमानों का वोट छटक गया। अब दूसरे नीतीश कुमार जी के उनके समाज से पूछिए कि कौन सा वोट कितना किधर जाता है। नरेंद्र मोदी जी से उनसे पूछिए कि उनके समाज का लोग कहां वोट दे रहा है। मांझी जी से पूछिए, आपके चैनल पे ही आपके सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्यूष जी अभी दिखा रहे थे कि मैं गया वहां पर इमामगंज के अंदर। अब इमामगंज की बात कर लीजिए, बेलागंज को छोड़ दीजिए। इमामगंज के अंदर आपके घटक दलों में असमंजस की स्थिति नहीं बन पाई, बिखराव दिख रहा है। चिराग पासवान जी जा नहीं रहे प्रचार करने, पासवान वोटर अलग चला गया। आपके घटक दल के लोग नहीं जा रहे, आप हमारी चिंता कर रहे हैं लालू यादव जी वहां क्यों गए, वहां क्यों नहीं गए। चिराग पासवान और एनडीए के बिखराव पर आपसे अलग से बातचीत करेंगे थोड़ी देर में। बात बताइए आज के लेकिन कि थोड़ी देर में रिजल्ट आनी शुरू हो जाएगी। एक सवाल तर्क संगत बात यह है कि बिखराव राष्ट्रीय जनता दल और उसके घटक दलों में नहीं है, मगर आपको यह दिखा होगा कि चिराग पासवान इमामगंज नहीं जाते हैं और आपको परिवारवाद दिखता होगा बेलागंज के अंदर, मगर आपको परिवारवाद नहीं दिखेगा इमामगंज के अंदर। वही सवाल तो जेडीयू से हमने पूछा, जेडीयू ये सवाल उठा और आपको परिवारवाद नहीं दिखेगा हाजीपुर और हाजीपुर के लिए आपको परिवारवाद नहीं दिखता होगा वहां पर। तरारी में भी ठीक है, लेकिन जेडीयू ये सवाल उठा रही है। जेडीयू का सवाल है कि पिता के बाद पुत्र को वोट क्यों देंगे लोग, ये सवाल है बेलागंज को लेकर। अभी तो ये लोग चला रहे हैं भाई एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का बेटा राजनीति में सक्रिय हो सकता है। अभी वो आप लोग भी दिखाए ना सब। हाँ दिखाया बिल्कुल। तो आप तब क्या कीजिएगा बताइए। ये लोग विपक्ष के लोग कोई ऐसी जगह थूक फेंक कर चाटने का काम ऐसा कोई इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं। आप कैसे कर, आप जो चीज नहीं, मेरी बात सुनिए, आप जिस चीज से परहेज करते हैं उससे दूर हो जाइए। आप अगर कहते हैं कि परिवारवाद है, अब परिवारवाद करना गुनाह है तो आप मत कीजिए। आप करेंगे मगर दूसरे से सवाल पूछेंगे। परिवारवाद पर आप लोग क्यों घेरते नहीं? एक मिनट और, आप कहेंगे कि जातीय गोलबंदी में वोट लेंगे, जातीय गोलबंदी से आंकड़ा जोड़ेंगे, मगर जातीय गोलबंदी का ठिकरा आप राष्ट्रीय जनता दल पे फोड़ेंगे कि जात की राजनीति कर रहे हैं लोग, फलाने जात की पार्टी है। आप किस जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं और जातीय गोलबंदी से अगर आपको इतनी नफरत है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? तो परिवारवाद पर आप आरजेडी को क्यों घेरते हैं? परिवारवाद से बची है क्या कोई पार्टी? क्या परिवारवाद जेडीयू में नहीं है? आपकी सरकार के 2 मंत्रियों ने चुनाव लड़ा, 2 मंत्रियों के पुत्रों पुत्रियों ने चुनाव लड़ा लोकसभा चुनाव में। परिवारवाद क्या नहीं है लोक विधानसभा उपचुनाव में? जीतन राम मांझी की बहू मैदान में, सुनील पांडे के बेटे मैदान में। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है ना कि परिवारवाद का जो डिफिनेशन दिया जाता है ना, देखिए आरजेडी के पास कुछ कहने का बचा नहीं हुआ है, यही चाटने पीने, क्योंकि उसका संस्कृति वही है। अब परिवारवाद वो होता है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 बार समय दिया तेजस्वी यादव को सत्ता में शामिल होने के लिए, बीजेपी को दिया। जब वही बीजेपी को दिया तो पहला बार कौन उप मुख्यमंत्री बने? सुशील मोदी। दूसरा बार कौन बने? तो उस समय जो है रेणु जी और ये क्या नाम है, तारकिशोर प्रसाद। और तीसरा बार कौन बने? सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। 2 बार दिए तेजस्वी यादव जी का। कौन बने? 17 में कौन बना? तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। 22 में कौन बना? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। आगे भी कौन बनेगा? तेजस्वी यादव। ये परिवारवाद होता है। इसको कहा जाता है कि थूकना अपने भी और चाटना भी अपने, इसको कहा जाता है। ये वो होता है क्योंकि आप सिर्फ दूसरे को कहते हैं, ये परिवारवाद होता है। परिवारवाद ये नहीं है कि आज आपको मौका मिला कल उनको मिला पर उसको, तो परिवारवाद ये नहीं होता। परिवारवाद सुनिए, और उसके बाद जो है आप कह रहे हैं कि वोट खिसक जा रहा है इधर, और लोग कहे काहे हिना साहब को लाए, क्यों लाए? और लाना था तो क्यों, किस मजबूरी में? बिहार की जनता या नहीं समाज का एक मिनट नहीं उसके तर्कस में जितने तीर होंगे, उसके तर्कस में जितने तीर होंगे वो इस्तेमाल किए जाएंगे। तो उस समय ला रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत लोग उठाया। जिस AIM के बात कर रहे हैं, आप ही का उधर सीमांचल क्षेत्र में धराशायी कर दिया, 5 में जीता, 4 आप फिर बैकलैग में लिंक करके आपको ले लिए। ये वो दूसरी बात है, वो छोड़ दीजिए, उस सब पर नहीं जाएंगे।
आप जो आईना जो दूसरे के दिखा रहे हैं, कभी अपने उस आईना में देख लीजिए कि आपका उसमें कितना विकृत चेहरा है। आप उसके लिए आप कह रहे हैं कि लालू जी गए, अरे लालू जी गए ठीक है, बाकी जगह क्यों नहीं गए? आप चिराग पासवान घटक दल हैं, लेकिन आप तो अपने पार्टी में ही लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा में लोकसभा में आप कह रहे हैं कि ये हम चित्तौड़गढ़ जीत गए। कितना दिन पहले अब से थी ये वो गए कुशवाहा, अबे कुशवाहा देखे, वहां के आप गए हैं औरंगाबाद, जहानाबाद कवर किए हैं। वहां हकीकत है कि कोई तेजस्वी यादव और कहीं कुछ नहीं, वहां का जो लोकल इशू था, लोकल एमपी का जो इशू था, वो सबसे बड़ा था। आप जहानाबाद में आप कितना चलाए हैं चंद्रवंशी जी के खिलाफ? चलाए थे ना, खिलाफ और पक्ष में नहीं चलाते नहीं जो किए, लेकिन क्या स्थिति था? हकीकत यही है कि ये जिस तरह का हवा गढ़ा जा रहा है, ये हवा में कहीं कोई सच्चाई नहीं है, और सच्चाई कुछ देर के बाद खुद पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है। जवाब ले लेते हैं, फिर दूसरी सीट पर आएंगे। बहुत बेतुका बात करने में बहुत माहिर हैं भाई साहब, कि 2 बार कौन बना उप मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव। फिर कौन बना? तेजस्वी यादव। तो ये परिवारवाद है। अरे बड़ी बेशर्मी के साथ कहते 4 बार आप शपथ लिए, 6 बार आप शपथ लिए, बार इधर से जाके उधर से जाके उधर से जाके, तब आप क्या बन रहे हैं? तब आप उसको क्या बोलिएगा? बेशर्मी का सारा नीतीश कुमार कहाँ कहीं जाते हैं? नीतीश कुमार कहाँ कहीं जाते हैं? जेडीयू वही तो कहती है कि भाई हम तो वहीं रहते हैं, दूसरी पार्टियां हमारे साथ चली जाती है। जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका अभी क्या हो रहा होगा ये कोई गारंटी नहीं ले सकता, कब पलटी मारेंगे कोई गारंटी नहीं ले सकता, नीतीश कुमार जी का मोबाइल कब बंद हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये तो दुर्भाग्य बिहार का कि 3 नंबर की पार्टी है, आप अपने आप को सबसे सुपीरियर समझ रहे हैं। 3 नंबर के तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने जो बात बोली, वो बात टके की बोली थी कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री को मैं मुख्यमंत्री नहीं मानता हूं बिहार का। ये 3 नंबर की पार्टी, इनका वोट शेयर देख लीजिए क्या है। शहाबुद्दीन तो भैया कंधा पे पैरासाइट बन के भारतीय जनता पार्टी के उछल रहे हैं, ठीक है। अब आप भारतीय जनता पार्टी इनको कब मुंह खानी पलट देगा, और जब पलटेगा तो फिर हमारे पास रोते हुए आएंगे, नहीं रख लीजिए। अरे आप प्रधानमंत्री सुनिए, आप सब रास्ता बंद हो गया। प्रधानमंत्री जी का रोड शो अभिषेक जी कवर किए होंगे ना पटना में, क्या बॉडी लैंग्वेज था मुख्यमंत्री का रोता हुआ चेहरा, कि इसी पटना में एक मुख्यमंत्री से ज्यादा लोकप्रियता दूसरे राज्य से आए हुए एक नेता और प्रधानमंत्री का है, आपको कोई पूछ नहीं रहा है, चेहरा मुंह लटक गया है। कौन चला रहा था? सब मीडिया जगत जानता है भाई, आप लोग झूठ बोलिए। पूरा बिहार का लोग आज शर्मसार है कि हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा मुख्यमंत्री है जिसकी बात की कोई गारंटी नहीं कब कहां जाएंगे। नहीं ठीक है, अब रामगढ़ पर आते हैं। देखिए जेडीयू की चिंता बेलागंज के बाद खत्म हो जाती है। बेलागंज करने की जरूरत ही नहीं, समय दीजिए, ऐसा बरोबर दीजिए समय। देखिए हकीकत क्या है, इस बिहार का अभिश्राप के रूप में अगर बिहार का जो कहा जाता है जॉनी लीवर, वो लालू यादव जी रहे हैं। शर्मसार कर देने वाला कि जो आदमी पहला देश का है जो चुनाव नहीं लड़ सकता है, अगर देश का पहला कोई नेता है तो वो लालू यादव, जिसके घोटाला नरसंहार एक से हुआ, वो तो बिहार के नाम पर धब्बा रहने वाला आदमी को अगर महिमा मंडित किया जाए, और जिस सुशासन और जिस पूरे नीतीश कुमार को पूरा देश नहीं क्लाइमेट लीडर विश्व मानता है, उसको ये कहिए। और हमको नहीं लगता है कि राजद के लोग को शर्म भी नहीं आता है कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब का नाम ले रहे हैं। जिस मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने जो दिल्ली में वही जिनका मृत्यु होता है, और वही लालू यादव तेजस्वी यादव होते जाते तक नहीं है मैयत में, और ये सब, और इसके बाद उनके खिलाफ चुनाव लड़वाया जाता है। यही लड़ाया गया सिवान में इस बार। क्या उस समय शहाबुद्दीन जी का नहीं याद आया? आज आपको आप हमारे पार्टी के नहीं थे, हमारे पार्टी के नहीं थे, आप उनके वारिस बन रहे हैं, आप उनका बात कर रहे हैं। आप लोग का शर्म नहीं आता है कि इस तरह से बात करने पड़ते? आप बात बोल रहे हैं, अरे हम नहीं है, हम कुछ नहीं है, लेकिन आपको तो शर्म ना आना चाहिए, क्योंकि आप वोटर उनको बोलते हैं कि हम लोग शहाबुद्दीन के आदमी है। अरे
शहाबुद्दीन के नाम पर जो जिस तरह से राजद को लिए वो अपना जान दे दिया आदमी, उस शहाबुद्दीन के लिए ये लोग मैयत में नहीं जा रहे हैं, उसके खिलाफ वाइफ के चुनाव लड़ा रहे हैं और उनके नाम ले रहे हैं। शर्म आना चाहिए राजद के लोगों के पास। इन लोगों के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, करने के लिए नहीं है, बेशर्मी से सिर्फ और सिर्फ अपने बात रखता है। लेकिन राजेश तिवारी साहब, जिस लालू यादव को आप धब्बा बता रहे हैं और उनके बारे में तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, जानते हैं आपकी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किस तरह से लालू यादव को महिमा मंडित किया था। सीमांचल की एक रैली के मंच से उन्होंने कहा था लालू यादव जंगल राज के प्रतीक नहीं है, लालू यादव सामाजिक न्याय के कौन प्रतीक नहीं क्या कहा था लालू जी नीतीश जी के बारे में? क्या कहते हैं? नीतीश जी ही हमको मुख्यमंत्री बनाए थे और जिस ये लोग राजद नहीं उस नहीं तो एक नहीं, आप जो स्थिति का जो हकीकत है उस तरह से तो ये दिन रात तो ये चाचा जी हमारे आदर्श ये सब चीज करते थे। आज क्या स्थिति कर रहे हैं लोग? ये लोग क्या कर रहे हैं? हाँ देखिए, राजद का कोई नीति न नियत न नेता कहीं है नहीं। ये लोग के साथ आप चले जाएंगे तो फिर इन बातों अरे हम लोग सुधरने का रत्नाकर ठाकुर को भी सुधरने का मौका दिया, वाल्मीकि हो गए। लेकिन अभिषेक जी एक बात, मोर और लेस मोरल लेस, मोर और लेस मोरल लेस जेडीयू और जेडीयू की पूरी टीम, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मोर और लेस और मोरल लेस, ठीक है, इसका कोई मोरल कोई आचरण सबसे ज्यादा कैरेक्टर तो सबसे ज्यादा बेहती तो है लालू यादव और तेजस्वी यादव का है, जिनके ये तो जनता जान रही है तब जिता रही है। आपको तो पीछे पीछे ला दिया, हम तो 43 आप तो 22 पर चल गए थे जी, आप तो 22 पर चल गए थे। क्या हक है? ठीक है, क्या समय आप दिया, उठा करके देख लीजिएगा कि क्या हुआ। अब नहीं तर्क है तो नहीं, बहस सहान प्रवेश साहब, बहस दूसरी दिशा में जा रही है, बहस दूसरी दिशा में जा रही है, नहीं, बहस दूसरी दिशा में जा रही है। रामगढ़ पर लौटेंगे। देखिए, जेडीयू की चिंता बेलागंज में खत्म हो जाती है। सहान प्रवेश साहब, सवाल पूरा सुनिएगा, ठीक है ना? लेकिन आपके लिए चुनौती रामगढ़ भी है। रामगढ़ में जगदानंद सिंह आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी साख दाव पर है और वहां जो खबर है कि भाई बीएसपी का प्रत्याशी जो है, बीएसपी का पहलवान भारी पड़ रहा है। रामगढ़ मुश्किल लग रहा है इस बार, जो चर्चा है। सबसे पहली बात कि मैंने शुरू ही किया है कि मोर और लेस मोरल लेस जिस पार्टी का डायलॉग हो गया है और जिस पार्टी का आचरण हो गया है, उस पार्टी दावा कर रही है, उनसे पूछ ही नहीं पा रहे हैं आप लोग कि जेडीयू इतना हल्ला कर रहे हैं, जेडीयू लड़ कितने सीट पर रही है, उसकी हैसियत कितनी है बिहार में। 3 नंबर की पार्टी लड़ कितने सीट पर रही है? 4 में, और कह रहे चारों जीतेंगे, लड़ ही नहीं रहे, चारों तो जीतेंगे। 3 नंबर की पार्टी, 3 नंबर की पहली पार्टी है जेडीयू। देश के किसी राज्य में शायद ही ऐसा हुआ हो। निर्दलीय विधायक भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मधु कोड़ा, वो ठीक है, लेकिन 3 नंबर की पार्टी जिसको आप बार बार 3 नंबर की पार्टी बता रहे हैं, वो 3 नंबर की पार्टी के मुखिया जब आपके साथ चले आते हैं तो उनको आप मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेते हैं। ये भी एक सच्चाई है ना? तो फिर मुख्यमंत्री किसने बनाया जी? फिर ये जो नैरेटिव है कि हमने उप मुख्यमंत्री बनाया तेजस्वी यादव को, नहीं, जब हमारे साथ आए तब तो आप मुख्यमंत्री की कुर्सी बची। हाँ। और हमने आपको मुख्यमंत्री बनाए रखा है। जो ढकोसला आप पीट रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री आप बनाएंगे, अरे हम अगर उसी समय शर्त रख देते कि सीट मेरा ज्यादा है, आप कहां उड़िएगा हवा में, आते ही नहीं है। नहीं आएगा तो जाएंगे कहां? तो पहले दरवाजा बंद करके भगा दिया आपको। अभी चुनाव 25 का आने दीजिए ना, 25 का चुनाव आने दीजिए ना, कितना सीट इनको मिलेगा, कितना परपराते हो भागेंगे यहां से वहां। रामगढ़ के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। अब सुन लीजिए, एक सीट को दूसरी दिशा में चले अब रामगढ़ सीट को लेकर, रामगढ़ सीट हम लोग पहले से जीते हुए हैं। रामगढ़ से भी वही कंडीशन है कि रामगढ़ से हमारे सुधाकर भाई सांसद बन गए। अब वहां कह रहे हैं कि हम लोग जीत जाएंगे, हमारी वो हो गई, हमारे वो हो गए, राष्ट्रीय जनता दल के बागी नेता चुनाव। अब देखिए, जितनी भी एग्जिट पोल है वो अगर कह रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन हार रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ केवल एक आधार है, वो कहेगा कि यहां वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, यहां से राजद का वोट चला गया, बेलागंज में अमजद के लड़ने से मुसलमान का वोट चला गया, रामगढ़ में हमारे राजद के एक पुराने नेता उन प्रत्याशी बन के लड़ रहे हैं आज बहुजन समाज पार्टी से, तो उनका वोट वहां राजद का वोट चला गया। अरे ये आप क्यों दिखाना चाह रहे हैं कि राजद का वोट यहां वहां चला गया? ये दिखाइए कि राजद का वोट जुटता चला जा रहा है और हर जगह से राजद का वोट जुट रहा है। राजद कहीं कमजोर नहीं है, राजद 3 सीट पे चुनाव लड़ रही है और बेलागंज तो क्लियर है, वो अभेद किला है, वो अभेद किला रहेगा, वहां कोई चर्चा ही नहीं है चुनाव का। अब आप आ जाइए रामगढ़ में भाई हमारे विधायक महोदय सांसद बन के गए, दिग्गज नेता हमारे पार्टी के
जगदानंद सिंह खुद चुनाव प्रचार में और उनके सुपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए तरारी में लेफ्ट हमारा जो साथी है, लेफ्ट के साथी बहुत मजबूत स्थिति में है और करारी शिकस्त देने जा रहे हैं तरारी में कोई चर्चा आप मत कीजिए। अब आप आइए इमामगंज केवल एक ऐसा सीट था जिस सीट पे हमारे से बाहर है, वो मांझी जी का सीट है। मांझी जी एनडीए अलायंस में है। इमामगंज की सीट बचा पाना एनडीए के लिए चुनौती है और वो सीट नहीं बचने जा रही है। और थोड़े देर के बाद अभिषेक जी, अभी रुझान आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप देख लीजिएगा कि इमामगंज में एक तबका जो पासवान वोटर का है, उसको साधने के लिए पासवान समाज के तथाकथित सबसे बड़े लीडर चिराग पासवान वहां जाते भी नहीं है। और आप कहते हैं कि आपका वोट बढ़ रहा है, मतलब सेंधमारी तो आपकी वोटों में हो रही है। हमने कहा कि कोई भी ये नैरेटिव अगर चला रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का वोट इधर से उधर हुआ, राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट है वो है, राष्ट्रीय जनता दल में लोग जुड़े हैं, वोट बढ़ा है। अब समझिए कि एक कहा जाता है कि कुशवाहा समाज का लीडर, कुशवाहा समाज पूरे बिहार में आप जितना चलाना है चला लीजिए, कुशवाहा समाज नीतीश कुमार के साथ मौजूद नहीं है। कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता एनडीए में हैं, कुशवाहा समाज, उपेंद्र कुशवाहा। कोई पूछ रहा है भैया, कोई पूछ रहा है भैया, चुनाव जहां से लड़ रहे हैं कोई पूछ रहा है इन लोगों को। देखिए अब ये समझिए कि एक समय होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है। उपेंद्र कुशवाहा एक समय बहुत बड़े नेता थे और उपेंद्र कुशवाहा की पैरेलल लड़ाई कौन से नेता से है? सम्राट चौधरी से, अपने समाज की दावेदारी ठोकने की। और दोनों एक ही दल में है, एक ही साथ है, दोनों का एक दूसरे से नहीं बन रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ा हो पा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को कुशवाहा का नेता बनाने की तैयारी में है, सम्राट चौधरी करे हम सबसे बड़ा नेता है। तो ये हमारे पास भाई कुशवाहा जो है क्या कर रहे हैं, ये सीट कैसे जीत के आ गए? हम अभेद किला जो चित्तौड़गढ़ का किला जिसको बोलते थे, हम उसको कैसे भेज दिए? कुशवाहा समाज हमारे साथ जुट चुका है। जवाब ले लेते हैं। तो अभेद किला भी भेज दिया, कुशवाहा समाज भी जुट गया है, अब वोट बैंक वो तो सही बात है। बोले कि अभी उनके पास एक भी कुशवाहा के नेता नहीं था, तो हमारे यहाँ से कुशवाहा के एगो नेता को हम लोग कहें जाओ 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 चल गए, ठीक है, इनके पास अपना है। दूसरा बात, अभी जो अभेद कुशवाहा के जो समीकरण, अरे जिससे लड़ाई है उपेंद्र कुशवाहा जी, वो भी हमारे ही साथ है, लड़ रहा है, पाला भी हमारे साथ है, दूसरा भी हमारे साथ, आपके अनुसार से। अब फिर फालतू ही बात हम बीच में नहीं बोले हैं, ये थूकने और चाटने का आपका काम है। आप फालतू टाइप बात कर रहे, सिर्फ किसको आपको बात कर रहे हैं? आप अपना बात बेकार के बात मत बोला कीजिए, फालतू बात। ये सब चीज जो आपको नहीं बोलते, बहुत होशियार हो गए हैं, पर नहीं बोलते हैं तो बीच में आप बोलने लगते हैं, और दूसरा बोलता है तो तू क्या चढ़ने। ये काम करने वाले लोग, पार्टी के लोग आप इस सब सिखाएंगे किसको? उपेंद्र कुशवाहा राजद में गए हैं, राजद में गए हैं, तो फिर उपेंद्र आप हमारे आप जिस आप अभय कुशवाहा की बात कर रहे हो, उसके बाद किसको आप बात कर रहे हैं? नहीं, आप किसको बात कर रहे हैं? आप मत बोलिए, आप शोषण करते हैं, आप सबका शोषण करते हैं, उसके बदले अरे आपके मेरे थे तो आपके साथ नहीं थे जी, आपके साथ थे, आपके साथ थे, क्या बात करते हैं सब चीजें, पहले जानकारी लीजिए। दूसरा ये बात देखिए, ये देखिए राजद के लोग, सुनिए, राजद के लोग के तो है नहीं, अब कह रहे हैं कि हमको तोड़ लिए। अरे हम कहे कि दूसरा चिंता का हो भाई, कुशवाहा हमारे में से गए तो हम बोल रहे हैं, ठीक है। लालू यादव कहा कि चिंता, उनको बिहार की जनता नहीं चिंता करती है, तो हम क्यों चिंता करने वाले हैं? उनको कोई नहीं चिंता करते। अरे लालू यादव जी तो पहलवानी कर रहे हैं, जाके ना सोनपुर के मेला में पहलवानी कर रहे हैं लालू यादव जी, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तेजस्वी तब भी देखिए 76 साल में 3 साल का आपका जो है केला वाला पेड़ वाला जो नेता है, 4 गो ऑपरेशन करा लिया, घुटना का, कमर का, सबका ऑपरेशन करा लिया। इसलिए ये सब बेकार के बात मत करिए, कभी भी स्वच्छ डिस्कशन कीजिए। ये थूकने, ये चाटने, ये सब चीज डिस्कस मत कीजिए, ठीक है ना? अच्छा कल्चर, अरे आपका क्या कहता है कि हमारे कबर पर बनेगा हमारा झारखंड? लालू यादव बोले है कि नहीं कि हमारे कब्र पर बन जाए, ठीक है, हमारे लाश पर बनेगा। ये बहस दूसरी दिशा में जा रही है, मामला गर्म हो गया। एक मिनट से जी, हम ये बोल रहे थे बेतर्क, बिना नॉलेज के बोल रहे थे, हम चुपचाप सुन रहे थे ना। जब हम बोलना शुरू कर दिए तब ये बेहतर है, क्योंकि इन लोग का है कि अपना बोल रहे हैं और दूसरा जब आईना देखा है तो इंटरफेयर कर दे। एक बार भी ये जब बोले हैं, हमने नहीं बोला है, एक बार भी नहीं बोला है। ये जितना झूठ सच बोल कर रहे हैं, उसके बाद ये बोल रहे हैं। देख लीजिए, देख लिए
नहीं आप कैप्टन नहीं, आपको बोल रहे थे अभिषेक जी जितना सुन लीजिए पहले, जितना सुनिए पहले बात, नहीं पहले बात, आप मौका दीजिए बोलने का। नहीं, ये सच्चाई है कि ये नहीं बोल रहे थे, हस्तक्षेप नहीं करे, इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। कोई यही सोच डिस्कशन होना चाहिए जो जिसके बात में बोले, लेकिन ये आपका बात तो जवाबों देने लायक है, जवाबों देने लायक है। आप खुद ही जो है ठीक है ना, अरे थर्ड नंबर का आपको कब गए थे 10 में? आपके पार्टी का कोई आधार है? अरे लालू नीतीश कुमार के चलते आपका अति भी चढ़ गया, इसलिए आप चुपचाप रहिए, बोलने दीजिए, ठीक है। 22 से आए आप, अगर 75% नीतीश कुमार के पार्टी है, बचाओ नीतीश कुमार के। देखिए दर्शकों से जी, आप देखिए दूसरा बात है तरारी जो आपका रामगढ़ की बात कर रहे हैं। पिछला बार जो है सुधाकर सिंह जी जीते थे, कितना वोट से? तो 200-250 वोट से जीते थे, ठीक है। और उसके बाद इस बार जो लोकसभा में चुने गए, जो अभी का कैंडिडेट हैं, वो पहले जो इनके जो क्या नाम है उनका, अमित कौन सिंह हैं, वो हमारे पार्टी में आए थे। वो क्या क्या आरजेडी के बारे में बोले थे वो छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके अभी स्थिति जो है, निश्चित रूप से पिछला बार भी हमारे जो एयरलाइंस का गठबंधन का जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनसे लड़ाई थे, जो 200-250 वोट से जो हारे थे। इस बार का जो स्थिति है, निश्चित रूप से हम लोग वहाँ का जो जातीय समीकरण से लेकर के जो विकास के है वहाँ पर हम लोग जीत रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका तरारी का है, तरारी में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, सुनील पांडे जी का लड़का एकदम निश्चित रूप से जीत रहा है। और जहाँ तक आपका इमामगंज की बात है तो समय बताएगा कौन गया कौन नहीं गया, कहाँ का वोट समीकरण है, कौन किस कास्ट का दिया है, वो तो आप कुछ देर के बाद पता ही चल जाएगा। कुछ देर के बाद रूप से हम लोग जो है ये जीत, ठीक है। तो आरजेडी का दावा है कि हम जीत रहे हैं और कहीं वोटों में कोई बिखराव नहीं हुआ है, उल्टे वोट जुड़े हैं और कुशवाहा समाज का वोट भी मिला है। जेडीयू का दावा है कि नहीं, इस बार बेलागंज जेडीयू जीत रही है। आरजेडी को लेकर जेडीयू कितनी आक्रामक है, आरजेडी जेडीयू को लेकर कितनी आक्रामक है, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। ये जो गर्मा गर्मी अभी चली है पूरी चर्चा में, उस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो बिहार की राजनीति की गर्माहट कितनी बढ़ेगी, बिहार की राजनीति में किस कदर गर्मा गर्मी होगी। ये चुनाव के नतीजे आने से पहले की गर्मा गर्मी है, तो बात की गर्माहट का अंदाजा आप लगा सकते हैं, उस तपिश को आप महसूस कर सकते हैं जब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी और बिहार की राजनीति में ये तपिश देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।